एक बिल्ला। राइट। तो दोस्तों आपको क्या करना है, नोट पैड। चूक ना जाना किन का खाना। एक बार मैं रास्ते में ड्राइवर को डांट ही दिया, बेटा चूक गया तो अब तो चपेट ही दूंगा तुझे, चूक मचाई हो, इतनी बात कह दी उसने। क्या कॉल टू एक्शन है। हाँ? जब वो गाड़ी भी धीरे करने लगा, जब पहुंचने लगे वहां पे, कह रहा है सर क्या मैं धीरे क्यों कर दिखा रहा, कहीं चूक ना जाऊं सर, घबराहट इतनी बढ़ गई। छठा है, कुछ ऐसी अर्जेंसी क्रिएट करो जिसमें टेक अवे अप्रोच होनी चाहिए। टेक अवे अप्रोच होनी चाहिए। गिव देम अ स्ट्रॉन्ग रीजन टू बाय नाउ। What will they lose if they don't buy now? वो आपके एड के अंदर होना बहुत जरूरी है। These are some 6 must haves in your advertisement. तब वो एड जो है ना, वो आपके फनल के अंदर रेवेन्यू में कन्वर्ट होता है। अब आप जब टर्नओवर बढ़ाते हो तो 5 ही तरीके हैं अपने टर्नओवर को बढ़ाने के। 16वां अध्याय मेरा, क्विकली हाउ डू यू ग्रो योर टर्नओवर। टर्नओवर बढ़ाने के लिए 5 चीजें। एक, या तो नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ाओ। नॉर्मली ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे हो सकता है, फिजिकल प्लेटफॉर्म पे नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल मैं फरीदाबाद में रहता हूं और फरीदाबाद की पॉपुलेशन है 15 लाख, और 15 लाख की पॉपुलेशन में 5 बड़े अस्पताल हैं। 5 बड़े अस्पताल का मतलब है ऑर्गेनिक डिवीजन 3-3 लाख का एक अस्पताल को। तो मैं वो 3 लाख के ऑर्गेनिक डिवीजन में अगर मार्केट कैप्चर करूंगा तो 15 लाख के ही कर पाऊंगा, उससे बाहर नहीं जा पाऊंगा। पर फिर भी अगर आप कर सकते हो तो नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ाने का मतलब क्या है, मोर कस्टमर इज इक्वल टू मोर टर्नओवर। तो मेरे पास क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, व्हाट 3 चेंजेस कैन आई ब्रिंग इन माय लाइफ कि मेरे नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ जाए। दूसरा, एवरेज टिकट साइज ऑफ योर बिजनेस। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन मतलब मोर टर्नओवर। ऐसा कैसे करूं एवरेज टिकट साइज बढ़ जाए। तो मेरे घर पे जो मेरे बाल काटने वाला आता है उसको मैंने बोला एक दिन कि भाई सेल्फी कॉम्बो लॉन्च कर दे। बोले वो क्या होता है। मैं कहा सेल्फी कॉम्बो का मतलब है एक आदमी आएगा ना, वो नॉर्मली अगर आपके पास में एक दिन में 100 कस्टमर आते हैं और एक दिन का 10,000 का गल्ला है, तो उसका मतलब क्या, 100 कस्टमर 100 रुपए का काम करते हैं, तब तुझे एक दिन में 10,000 में मिलता है। ऐसा कुछ कर दे कि 100 कस्टमर 300 रुपए का एवरेज मान ले या 200 रुपए का एवरेज मान ले, तो तेरा गल्ला अपने आप 20,000 में पर डे का हो जाएगा। बोला वो कैसे होगा, कॉम्बो लॉन्च करो, कॉम्बो लॉन्च करो, बल्क लॉन्च करो, बाय 5 गेट 5 फ्री लॉन्च करो। आप कुछ ऐसे कॉम्बोज, बल्क, कुछ ऐसी स्कीम्स लेकर के आओ जिसके कारण एवरेज टिकट साइज बढ़ जाए। जो आदमी ने अमूमन 100 रुपया खर्च करना था वो 150, 200, 250, 300 खर्च करके जाए आपके साथ में। उसको ऐसा कंपेलिंग ऑफर देना पड़ेगा। तीसरा, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा सके कस्टमर की एक साल में, अगर एक साल में कस्टमर 6 बार आता था वो 24 बार आ जाए, सो मोर फ्रीक्वेंसी मोर टर्नओवर, यानी कि लॉयल्टी। सो लॉयल्टी कार्ड तैयार करो, सॉफ्टवेयर तैयार करो। आज हम लोग हर तरह की टेक्नोलॉजी बना करके दे रहे हैं अपने कस्टमर्स को। हमने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, इसके बारे में मैं आपको एक नई अनाउंसमेंट देने वाला हूं। से लेके सीआरएम से लेकर के लॉजिस्टिक्स से लेके इंडस्ट्री वाइज, रेस्टोरेंट वाइज, हर प्रकार के सॉफ्टवेयर, हर प्रकार के ऑटोमेशन, हर प्रकार के बिलिंग, हर प्रकार के एचआरएम में सब कुछ रेडी कर दिया है। कॉल नाउ बाय नाउ, कॉल नाउ बाय नाउ, आपके पास ऑप्शंस है। करिएगा, पता करिएगा इसके बारे में कि आप लॉयल्टी कार्ड भी कैसे बना सकते हैं। वी विल हेल्प यू इन दैट। लीडरशिप फनल में अब आएंगे, हमने नई चीजें ऐड कर दी, कंप्लीटली चेंज कर दिया है। इस बैच से आप देखेंगे कि हमारे साथ में इस समय नए बुके ऑफ प्रोडक्ट भी हम ला करके आपको दे रहे हैं, ताकि आपके बिजनेस को हम सिखाएंगे नहीं, कराएंगे, एग्जीक्यूट कराएंगे। फिर है इंक्रीज योर प्राइस। कुछ स्ट्रेटेजिक प्रोडक्ट ऐसे ले आओ जिसका प्राइस ज्यादा हो, टर्नओवर बढ़ जाएगा। और फाइनली, अगर प्रोडक्ट लाइन बढ़ सकता है, हाई सेलिंग एसकेयू बढ़ सकते हैं। भाई पहले मैं 4 आइटम बेचता था, मैं 40 बेचता हूं, 40 में से 36 ज्यादा बिकती है, मेरा टर्नओवर बढ़ जाएगा। तो कौन से रिलेटेड, कनेक्टेड, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट ऐड कर सकता हूं मैं। प्रोडक्ट लाइन ऐड होती है, टर्नओवर बढ़ जाता है। जब मेरे मैनुअल में आते हो आप, तो पेज नंबर 67 पे इसका फ्रेमवर्क है, पेज नंबर 67 पे। और इस फ्रेमवर्क को इंप्लीमेंट करिए। इंफॉर्मेशन से फायदा नहीं होता, इंप्लीमेंटेशन से फायदा होता है। इन्हीं फ्रेमवर्क के साथ मैं अगला फ्रेमवर्क दूंगा, और ये फ्रेमवर्क है मार्केटिंग फनल का। सारे के सारे लोग समझ लो भाई, लोग ताली बजाते रहो, साथ में नोट्स बनाते रहो, आगे बढ़ते रहो। मार्केटिंग का क्या होता है, खास बात है परचेज एक्शन रेशियो। मार्केटिंग के बाद परचेज होनी जरूरी है। मार्केटिंग का कोई भी केपीआई उठाओ, परचेज होनी जरूरी है। माल ही नहीं बिका और माल लेने के लिए कस्टमर दोबारा ही नहीं आया, तो फायदा क्या हुआ। आपने मार्केटिंग कर दी, लोग अवेयर हो गए आपके बारे में, लोग पहचान गए आपको। बाबा साइकिल को सब पहचानते हैं, पर क्या बाबा साइकिल को ब्रांड एम्बेसडर बुलाते हो, नहीं बनाते हो। राखी सावंत को सब जानते हैं, क्या आप उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाते हो, नहीं बनाते हो। तो अवेयरनेस नहीं है मार्केटिंग। मार्केटिंग है ब्रांड का वो रिकॉल वैल्यू जो आपको परचेज करने में ट्रस्ट को बिल्ड कर दे। तो अलग अलग स्टेजेस होती हैं। फनल का मतलब है स्टेजेस, कुप्पी। उस फनल को समझते हैं कि केवल ब्रांड अवेयरनेस नहीं, लाइक्लीहुड ऑफ बीइंग बॉट इज इंपॉर्टेंट, कि वो आकर के खरीदे आपका माल। तो 5 ए दे रहा हूं आपको मैं।
जब मैं इसको अपने इवेंट्स में कराता हूं ना 5 को, तो प्रैक्टिस भी कराता हूं, पर आपको मैं ट्राई कर रहा हूं कि 1 साल का कंटेंट 2 घंटे में दे सकूं केवल 299 रुपए में। कमाल कर दिया भाई लोग, इसलिए इसके लिए ताली बजती रहनी चाहिए। इसमें पहली चीज है कितने लोग आपको जानते हैं, कितने लोग आपको जानते हैं, यानी कि आपकी मार्केटिंग हुई कैसे है, क्या आपने कंटेंट मार्केटिंग ढंग से करी है, आपने ब्रांड का प्रमोशन किया है, कितने लोग उसमें से मानते हैं, कितने लोग आपको मानते हैं। जानते तो अभी मुझे मालूम है इसके बारे में, हाँ, लेकिन मैं इसको मानता भी बहुत हूं, बंदे में दम है यार, ये आदमी ठीक है बहुत, अरे झक्कास बंदा है, इसकी तारीफ चल रही है, इसकी बात हो रही है। टाटा का जूडियो, उसको लोग जानते भी है, मानते भी है, इतना बढ़िया हो गया है ब्रांड, बिना ब्रांड एम्बेसडर के, बिना कोई ब्रांड एम्बेसडर लिए क्या किया, 999 रुपए के अंदर माल बेच रहा है, लोग उसको मांगते भी हैं, जाकर के उसको मांगते भी हैं। लंबी लंबी लाइनें लगती है वहां पे बिलिंग के काउंटर के अंदर। टाटा जूडियो क्या कर रहा है इस समय, 99 रुपए से 999 रुपए का माल बेच रहा है, कपड़े बेच रहा है, फास्ट फैशन, तेज फैशन और चीप फैशन। चीप की जगह बेटर वर्ड क्या होगा, अफोर्डेबल फैशन। जूडियो का स्ट्रैटेजी क्या है, हर 2 महीने के अंदर कपड़े बदल जाते हैं, आस्क, मांगते हैं। अब कितने लोग मांगते हैं, उसमें से क्या एक्चुअली खरीदते हैं? लंबी लंबी लाइनें लगी होती बिलिंग काउंटर पर, लोग खरीदते भी हैं। और क्या दूसरों को बताते हैं? एडवोकेट, हाँ, दूसरों को बताते हैं कि भैया जूडियो चले जाओ, आज जूडियो देख लो, इस समय 3.5-4 हजार करोड़ का रेवेन्यू कर रहा है। हाँ, जहां अपने कितने सारे लॉस मेकिंग ब्रांड है उसके अंदर प्रॉफिट बना रहा है। अब इसको ऐसे समझते हैं हम लोग कि कुछ आपको जानते हैं लेकिन आपको मानते नहीं है, कुछ आपको मानते हैं लेकिन आपको मांगते नहीं है, आपके बारे में खरीदने के लिए जा नहीं रहे। अच्छा, मांग रहे हैं लेकिन या तो आप अवेलेबल नहीं है, या बेचने वाला ठीक नहीं है, या बेचने की स्ट्रैटेजी ठीक नहीं है, या बेचते वक्त कोई दिक्कत आ रही है, या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नहीं है, रिटेल नेटवर्क नहीं है, या आपके इलाके में दुकान नहीं है, या अगर गए भी तो दुकान वाला बेच नहीं पाया, खरीदते नहीं है। अच्छा, अगर खरीद लेते हैं तो क्या प्रोडक्ट अच्छा है कि दूसरों को भी बताते हैं? तो ये 5 स्टेजेस है, इन 5 स्टेजेस पे समझते हैं कि हर स्टेज पे ठीक कैसे करें। जानते हैं, मान लो आपको 1 करोड़ लोग, लेकिन उसमें से आपको 20 लाख लोग मानते हैं। अगर नहीं मान रहे हैं तो उसका मतलब क्या, कैंपेन खराब है आपका, वीक ब्रांड कैंपेन है। अगर कैंपेन वीक है तो क्या करना चाहिए? कैंपेन वीक है तो अपनी मार्केटिंग कम्युनिकेशन को ठीक करो। आपको जानते तो हैं लेकिन आपको मानते नहीं, यानी कि मार्केटिंग का जो कम्युनिकेशन का तरीका है उसमें ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो रहा है। जान रहे हैं, मान नहीं रहे। आपके बारे में अवेयरनेस फैल गई है, बहुत अवेयरनेस फैल गई है, लेकिन मान नहीं रहे आपको, यार बंदे में दम नहीं है। हाँ, जानते हैं बड़ा पाव लड़की को, लेकिन उसको मानते नहीं है। बड़ा पाव लड़की फेमस हो गई, जान गए, मानते नहीं है उसको हम। ये नहीं हम कह रहे कि सबसे बढ़िया बड़ा पाव बना रही है, हमें ये पता भी, जानते हैं क्योंकि बहुत शोर मच रहा है उसके बारे में, बहुत शोर मचाती है, लड़ाई करती, झगड़ा करती है, रेडी हटाओ। बुरा नहीं बोलना चाह रहा हूं उनके बारे में, एग्जाम्पल के दौर में बोल रहा हूं। अच्छा, फिर कुछ ब्रांड ऐसे होते हैं जिनको लोग, कितने लोग मानते हैं, उसमें से कितने लोग मांगते हैं। मान रहे हैं, अरे क्या बढ़िया चीज है भाई, लेकिन क्या मांग पा रहे हैं? हाँ, तो अगर नहीं मांग पा रहे तो मतलब डिसीजन मेकिंग में बॉटलनेक है, यानी कि कस्टमर डिसीजन नहीं ले पा रहा, मान रहा है लेकिन मांग नहीं रहा है। क्यों डिसीजन मेकिंग में बॉटलनेक है? कारण क्या है? आपने कंटेंट मार्केटिंग अच्छी नहीं करी। कंटेंट मार्केटिंग अच्छी करो, रीटारगेट करो, रीमार्केट करो, क्योंकि वो मान रहा है तो उसको मांगना भी चाहिए था। मांग क्यों नहीं रहा है? क्योंकि आप दोबारा नहीं पहुंच रहे उसके पास में। आप इंफोग्राफिक्स नहीं भेज रहे, फ्री वीडियोस नहीं भेज रहे, बाय 1 गेट 1 फ्री, कोई स्कीम, कोई सब्सक्रिप्शन, कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि मानते मानते आप इतना दिख जाओ उसको, इतना दिख जाओ और इतना ट्रस्ट के साथ दिख जाओ कि मांग भी ले। अच्छा, अब कुछ लोग मांगने गए आपको, उसमें से खरीदा कितने लोगों ने, एक्ट कितने ने किया, एक्चुअली कितने लोग ले आए बाजार से खरीद के या ई-कॉमर्स? अगर मांग ज्यादा रहे हैं फिर भी नहीं खरीद रहे तो फिर कारण क्या है? आपके पास या तो सेल्स की टीम नहीं है। भाई मैं मांगने आया, सेल्समैन ही नहीं है, मांगने आया, दुकान ही बंद है, मांगने आया बाजार में, आपकी दुकान दिख ही नहीं रही कहीं पे। भाई मांगने आया, ई-कॉमर्स में माल ही आउट हो रखा है। भाई मांगने आया, सेल्स का टीम वाला ही कच्चा आदमी निकला। भाई मांगने आया, आपको पता ही नहीं मुझे पसंद क्या है। तो इसका मतलब क्या है? टीम की ट्रेनिंग करो भाई। कस्टमर मांगने आया है, टीम को ट्रेन करो, टीम को सिखाओ कि बेचते कैसे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हो सकता है कमजोर हो, लोग आपको पहचान गए पर उस इलाके में आप अवेलेबल ही नहीं हो, तो मांगते हैं लेकिन खरीद नहीं पाते हैं। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो खरीद तो लेते हैं लेकिन दूसरों को आपके बारे में एडवोकेसी, यानी कि आपके वकील नहीं, वकालत नहीं करते आपके बारे में, दूसरों को जाके बोलते नहीं कि भाई आप भी ये खरीदो। क्यों? उसका कारण क्या है? प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं था यार, मैंने तो खरीद लिया, अब मैं किसी और को तारीफ क्यों करूं? मैंने तो खरीदा है, यूज किया है, इस्तेमाल किया है, इतना बेकार चीजें दोबारा कभी नहीं खरीदूंगा। जैसे मैं एक जिम में गया था एक बार, वो जिम की चेन का बहुत नाम है, तो मैं उस जिम को जानता भी था, उसको मानता भी था। दे देता उदाहरण, गोल्ड जिम की बात कर रहा हूं। जानता भी था, मानता भी था। मैं मांगने भी गया और मैंने खरीदा भी।
क्या खरीदा? 1 साल की मेंबरशिप ली और साथ में पर्सनल कोच भी ले लिया, और पर्सनल कोच के भी पैसे दे दिए कि भाई तुम मुझे पर्सनल ट्रेनिंग दो और मेरे को फिटनेस बढ़ा दो। अब पर्सनल ट्रेनर को देखूं तो वो अपनी सेल्फी खींचने में लगा हुआ, कभी इधर घूम रहा है, कभी उधर घूम रहा है, कभी यहां जा रहा है, कभी वहां जा रहा है, कभी इससे बात कर रहा है, कभी लड़कियों को ट्रेनिंग देने जा रहा है। हमारे पे समय नहीं लगा रहा, हमने पैसे भी दिए हुए हैं। तो मैंने मांगा भी, खरीदा भी, लेकिन दूसरों को कभी रेकमेंड नहीं किया कि गोल्ड जिम जाओ। क्यों नहीं रेकमेंड किया? क्योंकि मेरे को वहां पे ट्रेनर की प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी नहीं लगी। मेरे पास में कोई ऐसा इंसेंटिव, लॉयल्टी और रेफरेंस का नहीं है कि मैं जाके दूसरों को बोलूं आप जाओ। तो इसका मतलब क्या है? अपने प्रोडक्ट को ठीक करो, अपनी सेवाओं को ठीक करो, ताकि लोग आपके प्रमोटर बने, आपकी रेफरल स्कीम को लेके आओ, लोग आपके लॉयल बने। अदरवाइज क्या है, वो खरीद तो लेते हैं लेकिन किसी को आपके बारे में अच्छा बताते नहीं है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कि लोग जाने, माने, मांगे, खरीदें और दूसरों को बताएं। ये अलग अलग स्टेजेस हैं। हाँ, आपसे मैं क्या कह रहा हूं कि ये फॉर्मूलाज बनाने शुरू करो। इसका मैं आपको फ्रेमवर्क देता हूं। ये रहा हमारा मैनुअल, जैसे मैं हर बार बता रहा हूं आपको, ये मैनुअल के अंदर इस पेज पे हमने फ्रेमवर्क दिया हुआ है। तो इसके फ्रेमवर्क को इंप्लीमेंट करो। इंफॉर्मेशन से फायदा नहीं होता, इंप्लीमेंटेशन से फायदा होता है। हमारे लीडरशिप फनल के बाद हम करते हैं रॉयल एलीट क्लब और आइडिया टू आईपीओ। बहुत पॉपुलर हो गए आइडिया टू आईपीओ। हम बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को हाथ पकड़ के 500 करोड़, 700 करोड़, 800 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ तक लेके जा रहे हैं। इसमें हम लोग 2.5 साल तक हाथ पकड़ के चलते हैं, आपका 2.5 साल, 3 साल तक हाथ पकड़ के चलते हैं, पर केवल इसमें हम 100 कंपनियां सेलेक्ट करते हैं, 100 से ऊपर नहीं जाते हैं। आपको एक रिक्वेस्ट है कि आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। 24 स्ट्रैटेजी है, मैं 18वें पे आ गया हूं। अब अगर आप ट्रेनिंग देते हो, मैन पावर को कहते हो कि भाई तो अच्छा परफॉर्म कर, तो उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विद लर्निंग कर्व कैसे आएगा? इसमें 4 चीजें हैं। 4 चीजों को कर्कपैट्रिक मॉडल की तरह मैं आपको हिंदी भाषा में आराम से समझाता हूं। पहला चीज, ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद उसने कैसा महसूस किया, फीडबैक ले लो उसका ऑन स्केल ऑफ 1 to 10। अरे बहुत बढ़िया ट्रेनिंग है, बहुत बढ़िया ट्रेनिंग है, बहुत बढ़िया है, तो क्या फायदा होगा? कुछ नहीं होगा, उससे ज्यादा है। अब ये बताओ मुझे सीखा क्या, प्री टेस्ट वर्सेस पोस्ट टेस्ट। जब भी किसी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देते हो ना, आपको एक टेक्निक बता देता हूं, देखना भाई मेरी बात सुनो, काम की बात बता रहा हूं मैं। किसी भी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दोगे तो ट्रेनिंग देने से पहले उसका एक टेस्ट ले लो कि इसको ही आता कितना है, 10 में से कितना नंबर आया। तो आपने चेक किया, अरे इसका 10 में से 3 ही नंबर आया भाई, तो फेल हो गया। अब ट्रेनिंग के बाद चेक करो 10 में से कितना नंबर आया। अब 10 में से 8 नंबर आया, ओ वेरी गुड, 3 से 8 पे आ गया, 30% से 80% पे आ गया। तो ये सीखा क्या आपने, वो भी टेस्ट करो। पर सीख लिया और आपको छोड़ के चला गया या कुछ को इंप्लीमेंट नहीं किया, क्या फायदा हुआ? तो परिवर्तन क्या लेकर के आया, चेंजेस क्या लेके आया? क्या नंबर ऑफ कॉल्स बढ़ा दिए, क्या क्वालिटी ऑफ कॉल्स बढ़ा दिया, क्या क्वालिटी ऑफ कन्वर्जन बढ़ा दिया, क्या नंबर ऑफ मीटिंग्स उसने बढ़ा दी, क्या उसने प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूव कर दिया, क्या सर्विस की क्वालिटी इंप्रूव कर दी, क्या रिजेक्शन रेट कम हो गया, क्या एंगेजमेंट रेशियो बढ़ गया, क्या कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ गया, क्या आपने कॉस्ट घटा दिया, क्या उसने रेवेन्यू बढ़ा दिया? परिवर्तन क्या लाया और उस परिवर्तन के कारण फाइनली उसने क्या कमाया? तो 4 चीजें हो गई भाई, क्योंकि अगर कमाई नहीं हुई वो ट्रेनिंग के बाद में, ट्रेनिंग लगी कैसी, ट्रेनिंग के बाद सीखा क्या, ट्रेनिंग के बाद परिवर्तन क्या लाया, ट्रेनिंग के बाद कमा के क्या लेके आया। अगर ये 4 चीजें हो गई ठीक, तो फिर समझो ट्रेनिंग पूरी है। वरना ऐसे आप एम्प्लॉयज को ट्रेन करोगे तो आपका समय भी जाएगा, उनका समय भी जाएगा, उनकी उस दिन की तनख्वाह का पैसा भी गया और आपके उस दिन की पोटेंशियल रेवेन्यू कमाने की क्षमता जो उस दिन आपने कमाई करनी थी, क्योंकि अब एम्प्लॉय ट्रेनिंग में चले गए तो कमाया नहीं, तो कमाई भी गई, उस दिन की तनख्वाह भी गई, तो डबल लॉस हो गया। एक कंसल्टेंट की जरूरत पड़ती है जब कोई काम आप नहीं कर सकते, स्पेशल तो स्पेशलाइज्ड आदमी बाहर वाला होता है। मारुति को इंजन बनाना आता है, टायर बनाना नहीं आता, वो एमआरएफ से ले लेती है। मारुति को इंजन बनाना आता है, गियर बॉक्स नहीं बनाना आता, तो वो भारत गियर से ले लेता है। इंजन बनाना आता है लेकिन गाड़ी का शीशा बनाना नहीं आता है, तो वो असाही इंडिया ग्लास से ले लेता है। इंजन बनाना आता है लेकिन क्लच बनाना नहीं आता, तो वो क्लच ऑटो से ले लेता है। इंजन बनाना आता है लेकिन स्टीयरिंग बनाना नहीं आता, तो वो सोना कोई स्टीयरिंग से ले लेता है। इंजन बनाना आता है लेकिन बम्पर बनाना नहीं आता, इंजन बनाना आता है लेकिन फलाना बनाना नहीं आता, ढिकाना बनाना नहीं आता, तो वो चीजें बाकियों से कर लेता है। और अगर बनाना सीख भी जाए तो क्यों सीखूं, वो मेरी स्पेशलाइजेशन नहीं है, मेरी स्पेशलाइजेशन इंजन बनाने में है, तो बाकी चीजें बाहर से ली जाती हैं। लेकिन लेते वक्त ध्यान क्या रखना है, पहले इंटरव्यू करना है आपको रेलेवेंट है कि भाई इसके पास विड्थ और डेप्थ कितनी है एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज की जिसमें आपको जरूरत है। मान लो आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाने हैं तो आप एक लीगल कंसल्टेंट हायर करते हो, तो क्या उसने आपकी इंडस्ट्री के अंदर पहले इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए कि नहीं बनाए, तो उसकी जानकारी होनी जरूरी है। मान लो अगर आपको सीआरएम बनवाना है तो सीआरएम बनवाते वक्त क्या उसने आपकी इंडस्ट्री के लिए पहले सीआरएम तैयार किया हुआ है, वो समझता है आपकी इंडस्ट्री को, तो उसकी क्लाइंट्स लिस्ट चेक कर लो खोल करके। मान लो आपको ईआरपी समझना है,
कि मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूं, मुझे स्टॉक कीपिंग समझनी है, कितना माल अंदर आया, कितना माल सप्लाई चेन से आ रहा है, कितना माल बिक के बाजार में जा रहा है, कितने की पेमेंट आई, कितने की पेमेंट रुकी, मेरा पर स्क्वायर फीट कितना प्रोडक्शन हो रहा है, मेरा रिजेक्शन रेट कितना है, मेरी क्वालिटी चेक, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस सब कैसी है, आपको ईआरपी लगवाना है। तो जिससे आप ईआरपी बनवा रहे हो, देखो उसने आपकी इंडस्ट्री के लिए क्या क्या क्लाइंट लिस्ट है, क्या आपकी इंडस्ट्री में पहले ईआरपी बनाया कि नहीं बनाया है। और उसके बाद जिसका उसने किया है वहां से ड्यू डिलिजेंस भी करके देखो, रेफरेंसेस चेक करो, कॉल करके चेक करो कि भाई से काम कैसा, क्वालिटी कैसी। ऐसा तो नहीं है कि काम शुरू करता है बीच में छोड़ देता है, बहुत सारे ईआरपी सीआरएम वाले होते हैं, काम शुरू करते हैं बीच में छोड़ देते हैं। एचआरएमएस सॉफ्टवेयर आपको बनाना चाहते हो, भाई आप कह रहे हो भाई मेरे 100 से ज्यादा एम्प्लॉय हो गए, मुझे पेरोल भी मैनेज करना है, ग्रीवांस भी मैनेज करना है, तनख्वाहें भी टाइम से देनी है, मुझे छुट्टियां भी मैनेज करनी है, मुझे उनके शिकायतें भी मैनेज करनी है, मुझे उनकी टीडीएस भी मैनेज करना है, मुझे उनके कंप्लायंसेस भी कंप्लीट करने हैं, मुझे सारे के सारे सिस्टम चाहिए ऐसे कि मुझे मैनुअल ना करना पड़े, सब कुछ अपने आप हो जाए। तो एचआरएमएस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर आते हैं। तो आपने कंसल्टेंट को बुलाया और लगवा दिया। आपको एग्जाम्पल देखना है, एचआर के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, लीव मैनेजमेंट, रिक्रूटमेंट, ग्रीवांस, अटेंडेंस, पेरोल, या सीआरएम के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट, लॉयल्टी, कैसे लीड को मैनेज करते हैं, मोबाइल के सीआरएम, या बिलिंग इनवॉइसिंग के हैं, पॉस से लेकर के रिटेल बिलिंग से लेकर के और कंप्लायंस के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, आपके सारे लीगल और कंप्लायंस ठीक हो। आज हम लोग बचे हुए इस कंपनी में, कितने सारे हमारे ऊपर बहुत सारे शत्रुओं ने हमला किया, उसके बावजूद आज हम लोग कहीं पूरी मजबूती के साथ टिके रहे, क्योंकि लीगल कंप्लायंसेस हमारे पूरे रहे। तो ये सब हमारे पास तरह तरह के सॉफ्टवेयर का अरेंजमेंट हम लोग आपको लीडरशिप फनल में सिखाते हैं। बाय द वे, अगर आप ऐसा ढूंढना चाहते हो, कोई भी कंसल्टेंट किसी भी प्रकार का, किसी भी इंडस्ट्री का, हम आपको लेते हैं लीडरशिप फनल में। हमारे पास सारे के सारे हैं, इंडस्ट्री वाइज है, हमारे पास फार्मा के भी हैं, एग्री के भी हैं, मतलब खेती के, किसानी के भी हैं, लॉजिस्टिक्स के भी हैं, रेस्टोरेंट की बिलिंग कर रहे हो आप, बिलिंग के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए आपको, एम्प्लॉय की अटेंडेंस के सॉफ्टवेयर चाहिए आपको, ये सब चीजें ऑटोमेट करती हैं। इसी तरह चेक करो उनकी जो टीम कितनी है उनके पास, भाई जिसको कंसल्टेंट बना रहे हो, क्या उसके पास एक्चुअली टीम भी है कि वो अकेला फ्रीलांसर इधर उधर भागता रहता है। अगर उसकी टीम अच्छी है, उसकी टीम के साथ मीटिंग करो, बोलो मैं आपकी टीम से मिलना चाहता हूं, मैं समझाऊंगा उनको हमारा प्रोडक्ट क्या है, उनसे समझूंगा वो बनाएंगे कैसे। उनके साथ में 3 चीजें सेट कर लो, भाई कितने दिन में काम होगा, कितने खर्चे में काम होगा, और एक्चुअली काम का स्कोप क्या है। ये 3 चीजें डिफाइंड होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। जब भी आप किसी के साथ काम करोगे, कितने दिन में काम करेगा, कितनी खर्चे पे काम करेगा, और काम में करेगा क्या क्या, स्कोप क्या है, काम में क्या क्या चीजें की जाएंगी, डिलीवरेबल्स क्या है, उसकी डिटेल लिख लें। ये 3 केपीआई इंपॉर्टेंट है कंसल्टेंट के साथ काम करने के, आउटसाइड पार्टनर्स के साथ काम करने के, ताकि आप लोग एक्सपैंड करो। सारे काम खुद नहीं करते हैं, सारे काम कभी खुद नहीं करते। अब उसके साथ जो कॉस्ट ऑफ सर्विस है उसको क्लियरली डिफाइन करो, नेगोशिएट करो द कॉस्ट ऑफ सर्विस विद क्लियर डिफाइंड आउटकम। एफर्ट नहीं, वो कहेगा मैंने इतने दिन लगा दिए जी, इतने दिन लगा दिए, मैं क्या करूं भाई। यू डोंट गेट पेड फॉर द टाइम यू इन्वेस्ट, यू गेट पेड फॉर द वैल्यू यू क्रिएट। तो हमारे को नेगोशिएट जो करना है वो उसके एफर्ट्स पे नहीं करना, उसके आउटकम पे करना है। क्या आउटकम ला करके देगा भाई मेरे को, आउटकम पे करना है। और अब जो है उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे जिसमें डील ब्रेकर और डील मेकर वो पूरा होना चाहिए, प्रोटेक्शन ऑफ लीगल आर्बिट्रेशन होना चाहिए, कि अगर हमारे को कोई समस्या बड़ा रोल होता है। फाइनेंस में आपके अकाउंट्स के अंदर आपको राइट सॉफ्टवेयर चाहिए, मार्केटिंग के आपको राइट सॉफ्टवेयर चाहिए ताकि आपके मार्केटिंग कैंपेन्स को समझा जा सके। ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट के आपको सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं ताकि आप समझ पाए कि पूरी दुनिया के अंदर कौन आपके बारे में अच्छा लिख रहा है, बुरा लिख रहा है, रेशियोज क्या है उसकी, क्या केपीआई चल रहे हैं उसके। कस्टमर सर्विस के सॉफ्टवेयर होते हैं, डायलर होते हैं कि डायलर से ऑटोमेटिक कॉल जाती रहती हैं। हर चीज की टेक्नोलॉजी बन चुकी है, आपको नहीं आती कोई बात नहीं, वेंडर आएगा सिखा के जाएगा। और फिर भी अगर आप सीखना चाहते हैं कि भाई मैं कौन से वेंडर को लगाऊं, कैसे लगाऊं, कहां से ऑटोमेट करूं, कहां से मैं स्केल करूं, मेरे को आगे धंधा बड़ा करना है, तो बड़ा करना है तो फिर लीडरशिप फनल है। अगर बड़ा करना है, ऐसे आपको नॉलेज चाहिए थी तो बिजनेस बूस्टर है, बिजनेस बूस्टर पे आपके साथ बैठे हुए हैं यहां पे। लेकिन अगर धंधा बड़ा करना है तो फिर लीडरशिप फनल के लिए पता कर लो, कोई दिक्कत नहीं है फोन लगाने में, या कॉल नाउ बुक नाउ, कॉल नाउ बुक नाउ, कॉल नाउ बुक नाउ, कॉल नाउ बुक नाउ, इसीलिए दिया आपको। चलिए चलते हैं डेट रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ। डेट आपके लिए डेथ बन सकता है, डेट को, कर्जे को कैसे मैनेज किया जाए, मेरा 20वां अध्याय। जाने मन बने रहना साथ में, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। आज जाने की
डेट रीस्ट्रक्चरिंग, इसमें प्रॉफिटेबिलिटी का बड़ा रूल है। अगर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, बजाज कंज्यूमर केयर सिंगल प्रोडक्ट 1000 करोड़ का टर्नओवर, और इस 1000 करोड़ में इसकी वन थर्ड स्ट्रैटेजी है। मैं 333 करोड़ में बनाऊंगा। मेरे तेल की जो कॉस्ट है वो 333 करोड़ होनी चाहिए 1000 करोड़ की मेरे टर्नओवर के अंदर, मेरे रेवेन्यू में 333 करोड़ में मैं इसको क्या करूंगा, बेचूंगा। यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर को मैं मार्जिन दूंगा, रिटेलर को मार्जिन दूंगा, सेल्स की टीम को दूंगा, एडवर्टीजमेंट करूंगा, ब्रांड एम्बेसडर लाऊंगा, हीरोइन जो अपने बालों पे तेल लगा रही है वो दिखाऊंगा। वो सब कुछ बेचने की कॉस्ट, ये बनाने की कॉस्ट, ये बेचने की कॉस्ट, पर बाकी 333 करोड़ मेरा मार्जिन होना चाहिए, मेरा EBITDA होना चाहिए। यानी कि 100 रुपए में 33 रुपए में मैं बनाऊंगा, 33 रुपए में बेचूंगा और 33 रुपए में कमाऊंगा। तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट आपका मजबूत है तो आपको कर्जे में नहीं जाना पड़ता। लेकिन अगर फिर भी अगर आपको कर्जे में जाना पड़े, उससे पहले यह समझो, कोशिश करो कि जो आपके MRP है, परसेंटेज ऑफ मार्जिन रेजिडुअल ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, फिक्स प्राइस से निकलना चाहिए। इसको आसान कर देता हूं, मैं इजी करता हूं, इजी करके समझाता हूं मैं आपको। ऐसे समझो कि डेट जो है ना आपके लिए एक बहुत बड़ा शत्रु बन सकता है, लेकिन आपको कामयाबी में मदद भी कर सकता है अगर आपको इसको हैंडल करना आ गया। हाँ, नहीं तो डेट बन जाएगा आपका डेथ। अब उसको कैसे हैंडल करें? ओवरबर्डन होता क्यों है? ओवरबर्डन होता है जब आप डेस्परेट बोरोइंग करते हो। अरे भैया मेरे जो है ना, आप बिना सोचे समझे, बिना अपने रेशियोज को पहचाने बोरोइंग करते हो। इन रेशियोज को कैसे समझना है, थोड़ा इजी करता हूं मैं। जब आपका मार्जिन जो बचा हुआ है वो हर्डल रेट से कम हो। हर्डल रेट क्या है? समझो आपने कर्जा लिया साल के 12% पे और आपका मार्जिन है 6%, तो आपका हर्डल रेट था 12%, आपका मार्जिन उसके ऊपर रहना चाहिए हमेशा। समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे? मान लो आपने साल के 24% पे कर्जा लिया, यानी कि 1 करोड़ रुपए पे 24 लाख रुपए आपको साल का देना है, और पर आप 1 करोड़ रुपए पे साल का 18 लाख कमा रहे हो। तो 24 लाख जो था आपका हर्डल रेट था, आप कमा रहे हो 18 लाख। अगर 24 लाख से ज्यादा नहीं कमा रहे तो ये कर्जा लेने लायक आप नहीं है। साल में 1 करोड़ चुकाना है तो हर साल आपको 20 लाख रुपए निकालना पड़ेगा। पर अगर आपको 20 साल में 1 करोड़ चुकाना है तो हर साल आपको केवल 5 लाख रुपए निकालना पड़ेगा। तो वही जो 20 लाख का बर्डन था, आपका 5 लाख का बर्डन रह गया। आपका बर्डन 1/4 हो गया, क्योंकि आपने 4 टाइम ड्यूरेशन ज्यादा ले लिया। तो अपने डेट को हो सके तो बैंकर के साथ रीस्ट्रक्चर कर लो कि भाई मैं आज की कैश फ्लो पर बर्डन ना आए और मैं आपका पेमेंट करता रहूं, आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा, आप कमाते रहोगे और मेरे में धंधा चलता रहेगा। दूसरा, अगर महंगा कर्जा है उसको पहले अटैक करो, महंगे कर्जे को आप पहले खत्म करो। तीसरा, आप अपनी सैलरी, मार्केटिंग, सेल्स के एक्सपेंसेस को हमेशा कंट्रोल में रखो। हाँ, इसको बोलते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग। जीरो बेस्ड बजटिंग मैंने एक कोर्स बनाया हुआ है, आप हमारे ऐप पे आते हैं, मोबाइल ऐप पे जीरो बेस्ड बजटिंग एक कोर्स है पूरा कि बजटिंग कैसे की जाती है। पांचवा, अपने मार्जिन को इंप्रूव करने पे काम करो। ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च करो जिस प्रोडक्ट पे आपको मार्जिन अच्छा मिल सके, ताकि आपको कभी तकलीफ ना आए। हमेशा क्या है, अगर कोई ऐसी चीज है जो अनयूटिलाइज पड़ी हुई है आपके पास में, अनयूटिलाइज वेयरहाउस है, अनयूटिलाइज एसेट है, अनयूटिलाइज प्रॉपर्टी है, अनयूटिलाइज आपके पास ऑटोमोबाइल कोई गाड़ी वाड़ी है, वो सबको बेच दो जो कि आपको ग्रोथ नहीं देने वाली फ्यूचर में, उसको आज ही निकाल दो ताकि उससे हम लोग कर्जे को चुका सके। कर्जे का एक रूल है, कर्जा आदमी को 4 चीजें देख के दिया जाता है। मेरी बात को ध्यान सुनना, आगे, पीछे, दिल में और जेब में। 4 चीजें याद रखना। आगे का मतलब है आपको कर्जा बैंकर तब देगा जब वो देखेगा कि आगे इसका धंधा सेफ है, आगे चलता जाएगा, बढ़ते हुए चलता जाएगा, सस्टेनेबली बढ़ेगा, तो कर्जा दिया जाएगा। पीछे, पीछे मतलब वो चेक करेगा आपका सिबिल स्कोर कैसा है, कि आपने पहले सप्लायर्स को पीछे सब सिबिल स्कोर, पीछे पुराने कर्जे टाइम से पे किया नहीं किए हैं। तीसरा, दिल मतलब आपकी ईमानदारी कैसी है, वो आपके सारे आसपास के इकोसिस्टम से पता कर लेगा आदमी ईमानदार है या कच्चे में धंधा कर रहा है। और चौथा, जेब। जेब यानी कि एसेट कितना है, अगर सामने वाले ने आपको कर्जा दिया, आपके पास एसेट है मॉर्गेज करने के लिए ताकि उसका कर्जा सेफ रहे। फिर भी भाई कर्जे से बहुत परेशान मत रहना, आपके लिए मैंने जो प्रोग्राम डिजाइन किए हैं ना, अब तुझे रोने नहीं देंगे, कुछ होने नहीं देंगे। अगर तुझे हो गया कुछ, सारी दुनिया जला देंगे। इतनी मजबूती के साथ मैं हमेशा कॉन्फिडेंस से स्टेज पे आकर के बोलता हूं, अगर तुझे हो गया कुछ, सारी दुनिया जला निपटा देंगे, एक एक कर्जा निपटा देंगे। आगे बढ़ते हैं। मेरा 21वां अध्याय, इनसाइट एंड डिस्कवरी क्वेश्चन। सवाल ऐसे पूछो जिससे गेम चेंज हो। रोज अपने आप को री इन्वेंट करो। 2 सवाल तो हमेशा ही समझाता हूं जो मैं खुद भी पूछता हूं, और ये रोज पूछता हूं, रोज याद दिलाता हूं, आपको भी याद दिला रहा हूं। पहला, मेरे कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम क्या है। दूसरा,
सॉल्व कैसे करूं कि वो मेरे बिना सॉल्व ना कर पाए। इनसाइड डिस्कवरी क्वेश्चन क्या होता है? आज तक जितनी भी बड़ी डिस्कवरीज हुई हैं वो इसलिए हुई हैं क्योंकि इंक्विजिटिव क्वेश्चंस पूछे गए थे। राइट ब्रदर्स ने एक सवाल पूछा था, चिड़िया की तरह उड़ू कैसे? रिजल्ट क्या हुआ? एयरप्लेन बन गया। सवाल पूछना आना चाहिए। जेम्स वॉटसन ने पूछा था कि बच्चे की शक्ल मां बाप से मिलती क्यों है? उसके चक्कर में डिस्कवरी किसकी हुई? डीएनए स्ट्रक्चर की, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। लाखों लोगों ने पहले से जानते थे कि सेब गिरता है नीचे भैया अगर पेड़ पे पक गया तो, लेकिन पहला आदमी था न्यूटन जिसने पूछा कि भैया सेब गिरा क्यों? ये सेब गिरा कैसे? ये किस लिए गिरा? अब न्यूटन ने सोचा और ये सवाल किया तो क्या डिस्कवर कर लिया? लॉ ऑफ ग्रेविटी। भैया नहीं थी, कोई बिजली नहीं थी, लेकिन मोमबत्ती के अलावा क्या कोई उपाय है? ये एडिसन ने पूछा तो क्या निकाला? बल्ब। सवाल पूछा, इनसाइट डिस्कवरी ओरिएंटेड क्वेश्चन। आपको भी सवाल पूछना अपने आप से, प्रोडक्ट ऐसे कैसे बनाऊं कि कस्टमर एडवांस में पेमेंट लेके जाए, सर्विस में इनोवेशन लेकर के आऊं, प्रोडक्ट में इनोवेशन लेके आऊं, सेल्स में इनोवेशन लेकर के आऊं, सप्लाई चेन में इनोवेशन लेकर के आऊं, सप्लायर्स में इनोवेशन लेकर के आऊं, सप्लायर एडवांटेज ले आऊं, कोलैबोरेटिव एडवांटेज ले आऊं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेके आऊं, कंज्यूमर एडवांटेज लेकर के आऊं। सवाल पूछना है आपको। ये हेनरी जेकब ने सवाल पूछा था कि सर्जरी, बिना पेन के सर्जरी कैसे हो सकती है? पेनलेस सर्जरी कैसे करें? हेनरी जेकब ने जब सवाल पूछा कि भाई सर्जरी में इतना दर्द होता है, इतनी तकलीफ होती है, क्या ऐसा किया जाए कि आदमी को दर्द ना हो? तो क्या बना दिया? एनेस्थीसिया बना दिया। सवाल पूछना आना चाहिए। ये विलियम कॉनराड ये क्या कहते थे कि मैं इंसान के शरीर के अंदर कैसे देखूं? बाहर से ही आइडिया लग जाए कि शरीर के अंदर क्या बीमारी है, हड्डी टूटी या नहीं टूटी है, तो क्या किया? एक्सरे मशीन ला दिया। आप भी कुछ नया कर सकते हैं, ये ढक्कन हटाने की जरूरत है। ये नहीं है कि भैया हमारे यहां धंधा ऐसे ही चलता है। माना है बहुत मुश्किल है सफर, पर सुने मुसाफिर अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर। कदम कदम मिलाए जा, गगन गगन झुकाए जा, रख हौसला, कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है। ये गाने बड़े मीठे हैं, बड़े मीनिंगफुल हैं। इनको अपने धंधे के हिसाब से सुनना चाहिए। गानों को इसलिए नहीं सुनना कि जाकर के अपन क्लब में खाली नाच गा रहे हैं। अगर जा भी रहे तो आपको यह पता होना चाहिए कि इसका रियल मीनिंग मेरे धंधे में क्या है, क्योंकि मुझे अपने धंधे के अलावा, गोल स्टेटमेंट के अलावा, बिजनेस स्टेटमेंट के अलावा कुछ समझ में नहीं आता है। इसको बोलते हैं कंप्लीट फोकस एंड एब्जॉर्प्शन, डीप एब्जॉर्प्शन। सवाल ऐसा पूछो। कार्ल ने सवाल पूछा था कि कभी कभार अगर हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं, इसका ब्लड उसको देते हैं, तो कुछ लोगों की जिंदगी खराब हो जाती है, कुछ की आबाद हो जाती है। ऐसा क्यों? तब पता चला कि भाई ब्लड ग्रुप होता है, इस ब्लड ग्रुप वाले को इसी को ब्लड देना है, ओ नेगेटिव वाले को ए बी पॉजिटिव को नहीं देना, ए बी पॉजिटिव वाले को ओ नेगेटिव वाले को नहीं देना। तब समझ में आया कि ब्लड ग्रुप होते हैं। ये नहीं कि खून की कमी होगी किसी का भी खून डाल दो। ग्राहम बेल ने सवाल पूछा कि भैया मुझे कोई बहुत दूर रहता है उससे बात कैसे करूं? टेलीफोन बना दिया। जेफ बेजोस ने पूछा घर बैठे बैठे किस लोगों को ग्रोसरी और बुक्स कैसे पहुंचे, तो उसने अमेज़न बना दिया। इसीलिए यही बात है कि भाई भी हमारे ये कहते हैं कि मैं 55 मिनट, 1 घंटे में 55 मिनट केवल सवाल पूछने पे लगाता हूं, 5 मिनट में सोल्यूशन निकाल देता हूं। ये इसीलिए इतने बुद्धिमान रहे हैं हमेशा। भगवत गीता की शुरुआत भी एक प्रश्न से हुई। धृतराष्ट्र ने पूछा कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सव मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। बताओ संजय क्या हुआ वहां पे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में? समवेता सारे के सारे युयुत्सव युद्ध करने आए, मामका मेरे और पांडु के पुत्र किम कुर्वत क्या किया उन्होंने संजय बताओ मुझे। सवाल पूछा तो भगवत गीता मिल गई। मैंने भी सवाल पूछा कि एमबीए जैसी पढ़ाई मैं कैसे करा सकूं एमएसएमई को, एसएमई को, तो मैं यूट्यूब चैनल पे 10 डे एमबीए लेकर के आया और यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट दिया सबको। ये कोई डिग्री नहीं है, लेकिन पढ़ाई ऐसी है जो किसी डिग्री से कम नहीं है। इसके कोई पैसे नहीं है, लेकिन इसमें आपका समय लगता है और मेरी मेहनत लगी है वो देने में आपको फ्री में, ताकि हम लोग इस देश को आगे बढ़ा सके। अगर 10 डे एमबीए नहीं देखा यूट्यूब पे जाके देखो, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरा आगे चलते मेरा 22वां अध्याय एसओपीज एंड टैट। बहुत बार लोग पूछते हैं कि दोस्तों सवाल पूछा सर ने कि कैसे मैं एसएमईज और एमएसएमईज को मदद करूं एमबीए जैसी पढ़ाई करने के लिए। और इसीलिए दोस्तों मैंने भी अपने आप से सवाल पूछा नीलम देवी जी कि कस्टमर को जब आप बात करोगे और आपको कस्टमर को बिजनेस का बूस्टर की वैल्यू क्रिएशन करनी है तो क्यों आप सवाल पूछोगे? ठीक है,
जिसके जरिए आप अच्छी तरीके से वैल्यू क्रिएट कर सको। वो कुछ सवाल मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं, साथ ही साथ में कुछ पॉइंटर्स हैं जो कि आपको बिजनेस का बूस्टर सेल करने में मदद करेंगे। तो सबसे पहले कि बिजनेस का बूस्टर सेल किसको करना है वो आपको बता दूं। ये बिजनेस का बूस्टर वर्कशॉप अगर आपने देख लिया तो आपको वैल्यू तो अपने दिमाग में बैठ जाएगी। फिर जब आप कस्टमर को पिच कर रहे होगे ना, तो क्या करना है दोस्तों, सवाल पूछना है। सवाल क्या पूछोगे आप? मान लो दीपक जी, आपने कस्टमर के साथ में, सुप्रियो जी, कस्टमर से आपने सवाल पूछ लिया, सर आप क्या करते हैं, प्रोफाइलिंग जान ली, नीड एनालिसिस जान ली, चैलेंजेस जान लिए। फिर आप कहिएगा, सर निखिल जी, आपके बिजनेस गोल को अचीव करने के लिए मैं आपको 1 साल की प्रैक्टिकल हैंड होल्डिंग दे दूं, या फिर 2 घंटे का एक नॉलेज वर्कशॉप दे दूं, ताकि आप एक्सपीरियंस कर पाए कि मैं आपको 1 साल में क्या बेनिफिट दे पाऊंगा। समझ में आया नीलम देवी जी? मैंने कस्टमर से क्या पूछा, उसकी प्रॉब्लम चैलेंजेस को समझते हुए, सर आपकी प्रॉब्लम चैलेंजेस को डॉक्टर विवेक बिंद्रा हल कर सकते हैं, बड़ा बिजनेस हल कर सकता है। अब इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए मैं आपको 1 साल की प्रैक्टिकल हैंड होल्डिंग दे दूं, या फिर आप 2 घंटे का नॉलेज वर्कशॉप के जरिए इसको पहले एक्सपीरियंस करना चाहेंगे। तो क्या कहेंगे निखिल सर कस्टमर? क्या कहेंगे विकास सर कस्टमर? कस्टमर कह सकते हैं कि हाँ भाई, मेरे को 1 साल की प्रैक्टिकल हैंड होल्डिंग दे दो। अगर कस्टमर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होगा तो डायरेक्टली आपसे प्रैक्टिकल हैंड होल्डिंग चाहेगा। या फिर कस्टमर के मन में कोई शंका होगी, डाउट होगा, तो वो चाहेगा कि मेरे को आप 2 घंटे का एक नॉलेज वर्कशॉप दे दो। तो आप क्या कर दोगे उसको? आप क्या कर दोगे उसको? बिजनेस का बूस्टर वर्कशॉप पेश कर दोगे। वो स्ट्रेटजी काम आ जाएगी जहां पर मैं कहता हूं कि ऑलवेज कीप 2 प्रोडक्ट इन द माइंड, एक महंगा और एक सस्ता। तो जहां पर आपने लीडरशिप फनल प्रोग्राम सोच रखा है, और साथ ही साथ में आप बिजनेस का बूस्टर के जरिए एक्सपीरियंस करना चाहते हो, कस्टमर को देना चाहते हो, तो आप ऐसे क्वालिफाइंग क्वेश्चन के जरिए आप उनसे बात कर सकते हो। क्या बोलेंगे? आपके बिजनेस गोल को अचीव करने के लिए मैं आपको 1 साल की प्रैक्टिकल हैंड होल्डिंग दे दूं, या फिर आप 2 घंटे का एक नॉलेज वर्कशॉप के जरिए एक्सपीरियंस करना चाहेंगे कि आपको 1 साल में क्या बेनिफिट होगा। तो कस्टमर का जवाब आ जाएगा, हाँ बोलते हैं, तो आप उनको बिजनेस का बूस्टर पिच कर दोगे। अब जब आप पिच करोगे तो आपको कुछ, मैं आपको सवाल बता रहा हूं, कुछ और कस्टमर के लिए क्वांटिफिकेशन का तरीका बता रहा हूं। ओम प्रकाश जी क्या कहेंगे? सबसे पहले ना कस्टमर से और सवाल पूछ लो आप, ओम प्रकाश जी, बिफोर यू पिच इन। सर एक बात बताइए कि आपकी प्रॉब्लम को अगर मैं सॉल्व कर दूं तो आपको कितना फायदा हो जाएगा? रुपए में सवाल पूछो। ओम प्रकाश जी, आपकी जो प्रॉब्लम आ रही है, आपको 2 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है, इसको अगर सॉल्व कर दूं तो कितना फायदा हो जाएगा? कस्टमर कहेंगे कि हाँ भाई, 1-2 लाख रुपए का फायदा हो जाएगा, 3-10 लाख रुपए का फायदा हो जाएगा, करोड़ों का फायदा हो जाएगा। बहुत बढ़िया। सर अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो कितना नुकसान हो जाएगा? अगर ये चलती रही तो कितना नुकसान हो जाएगा? 6 महीने और चलेगी तो कितना नुकसान हो जाएगा? भाई बहुत नुकसान हो जाएगा। सर जो 10 लाख रुपए का 1 करोड़ का नुकसान हो रहा है ना, उसको बचाने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको बोलता हूं कि आप बिजनेस का बूस्टर वर्कशॉप अटेंड करो। क्लैरिटी आ रही दोस्तों? यस और नो? आप कंपैरिजन करके बता पाओगे। फिर आप क्या बताओगे? एक और आपको मैं तरीका बताता हूं जिसके जरिए आप वैल्यू क्रिएशन कर सकते हो। सर आपकी जो प्रॉब्लम है ना, चैलेंजेस है ना, उसको डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ में हल करने के लिए लोग डॉक्टर विवेक बिंद्रा का इवेंट अटेंड करते हैं, फिजिकल इवेंट अटेंड करते हैं। और ये एक 5 घंटे का भी एक, सर हमारा डॉक्टर बिंद्रा का एक 5 घंटे के अंदर के 550 स्ट्रेटजी डॉक्टर बिंद्रा शेयर करते हैं। उसमें 5 घंटे में 50 स्ट्रेटजी शेयर करते हैं, जिसकी कीमत होती है कितनी? 3,000 से लेकर के 25,000 तक। आपको पता है कि बिजनेस मल्टीप्लायर इवेंट की प्राइजेस क्या है? सर इसकी कीमत होती है 3,000 से लेकर के 25,000 तक। फिजिकल इवेंट की कॉस्ट होती है सर, जिसमें डॉक्टर बिंद्रा से लोग बिजनेस की स्ट्रैटेजी सीखते हैं। उसमें डॉक्टर बिंद्रा 5 घंटे के अंदर 50 स्ट्रैटेजी सिखाते हैं। पर सर आपको एक्सपीरियंस क्या मिलने वाला है कि आप 2 घंटे के अंदर, 2 घंटा 20 मिनट के अंदर में 24 बिजनेस की स्ट्रैटेजी सीखने वाले हो ऑनलाइन इवेंट में। वो पावरफुल वैल्यू मिलने वाली है। इसकी प्राइस क्या है सर? सर कंपेयरिंग टू फिजिकल इवेंट इसकी कॉस्ट कुछ भी नहीं है, 10% भी नहीं है, 299 रुपए प्लस जीएसटी। पर आपको इसमें वैल्यू वही सारी मिलने वाली है जो कि फिजिकल इवेंट में मिलती है। बात समझ में आ रही दोस्तों? ऐसे वैल्यू क्रिएट कर रहे हो आप कंपेयर करके। क्या क्लियर हो रहा है प्रज्ञात जी? और क्या बोल सकते हो आप उनको बताओगे सर कि आपको ना, सर क्या मिलने वाला है मैं आपको बता दूं। अब सर 24 स्ट्रेटजी आप याद नहीं रख पाओगे, तो उसके लिए आपको कंप्लीट ट्रेनिंग मैनुअल मिलेगा, जिसमें पूरा इंडेक्स होगा, कौन से पेज नंबर पे क्या स्ट्रेटजी है, क्या क्या पॉइंटर सर ने बोले, सब कुछ लिखा होगा। क्लियर है? ये सर कोई देता ही नहीं है, एक्चुअली पूरी इंडस्ट्री में कोई दे नहीं देता। आप बोल सकते हो
ओम प्रकाश जी बोल सकते हो कि पूरी इंडस्ट्री में कोई देता ही नहीं सर, आप ऑनलाइन कोर्स खरीद लोगे, देख लोगे, वीडियो मिल जाएगा, पर कंटेंट नहीं मिलता। रीडिंग मटेरियल आपको यहाँ पर मिल रहा है। कोई अच्छी मैनेजमेंट की बिजनेस की किताब भी खरीद लूंगा ना सर, 1,000 रुपए की होगी। आप ऐसे बोल सकते हो आराम से। अच्छी मैनेजमेंट की बिजनेस की किताब भी खरीद लूंगा तो 1,000 रुपए की होगी। यहां पे आपको ट्रेनिंग मैनुअल तो मिल ही रहा है। सर बोनस क्या मिल रहा है वो आपको बता दूं। डॉक्टर बिंद्रा के सर टाइमलेस प्रिंसिपल है सर, ये टाइम के परे हैं प्रिंसिपल्स हैं। एवरीथिंग अबाउट लीडरशिप जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा की एक पावरफुल बुक है सर, सालों से बहुत पॉपुलर है, बेस्ट सेलर है अमेजन पे काफी लोग इसको खरीदते हैं, है ना, परचेस करते हैं। और इसके अलावा सर इफेक्टिव प्लानिंग एंड टाइम मैनेजमेंट जो डॉक्टर बिंद्रा की एक पावरफुल बुक है, क्षमा चाहता हूं, ठीक है, ये जो बुक है, ये दोनों बुक है आपको मिलने वाली है। आई होप दोस्तों आपको किताबें दिखाई दे रही होंगी। आप कह सकते हो कि सर ये दोनों किताबें आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है अगर आप इस प्रोग्राम को अटेंड करते हो पूरा। तो डॉक्टर बिंद्रा खुद बोलते हैं, आपको भी खुद बोलना है ताकि वैल्यू क्रिएट हो सके। इसके अलावा दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस का बूस्टर वर्कशॉप जो है कब हो रहा है, कस्टमर को बताइए, उनके हिसाब से वैल्यू क्रिएट कीजिए। सर आप अगर कहते हैं तो मैं आपके लिए आज ये वर्कशॉप आपके लिए एक्टिवेट कर देता हूं सर। वेडनेसडे को शाम 7 बजे, फ्राइडे को शाम 7 बजे और संडे को सुबह 11 से 1 ये वर्कशॉप हो रही है। आप कस्टमर को 2 ऑप्शन दो, 3 ऑप्शन मत देना, 2 ऑप्शन देना। पास के जो 2 ऑप्शन होंगे वो दे सकते हो। जब कस्टमर इसको अटेंड कर लेंगे ना, उसके बाद आपको पता है क्या होने वाला है। पाइतोष शर्मा सर खुद आ रहे हैं दोस्तों, ये एक लाइव Q&A सेशन लेकर के, स्पेशल सीट का प्रोग्राम लेकर के। आपको पता है ये कब होता है ना, कब होता है? थर्सडे को शाम 7 बजे, सैटरडे को शाम 7 बजे और मंडे को शाम 7 बजे ये प्रोग्राम होता है। ये आपको बताना है कस्टमर को जब कस्टमर प्रोग्राम अटेंड कर चुके हों, ताकि आप LFP के बाद, बिजनेस का बूस्टर के बाद इस वर्कशॉप पे ला सके और उनके लिए एक अर्जेंसी क्रिएट हो सके। आप ये वैल्यू क्रिएट कर सकते हो। बिजनेस का बूस्टर की ऑफरिंग कस्टमर को अच्छे तरीके से बताइएगा ताकि वैल्यू क्रिएट हो जाए। एवरीथिंग अबाउट लीडरशिप जो प्रोग्राम है डॉक्टर बिंद्रा का किताब है वो मिलने वाली है। इफेक्टिव प्लानिंग एंड टाइम मैनेजमेंट ये किताब मिलने वाली है। और वैल्यू तो आपने खुद 200 देखी है कि 299 प्लस GST में तो काफी कुछ वैल्यू मिल रही है। आपने खुद आज इसको एक्सपीरियंस किया है। नहीं देखा है अब तक तो वापस देखो, आज खुद अटेंड कर लेना ताकि आपको भी वैल्यू क्रिएट हो जाए। कस्टमर को खुल करके बताओ सर आपको इतनी सारी वैल्यू मिलने वाली है, तो कस्टमर जरूर खरीदेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल दोस्तों, आज का ये मेरा कॉल टू एक्शन आपको यही है कि मैक्सिमाइज करो बिजनेस का बूस्टर में, अपने सभी कस्टमर को अच्छी वैल्यू दो, कस्टमर के साथ सवाल पूछ करके उनको बुलाओ, बुलाने के बाद में टच में बने रहो और वैल्यू क्रिएट करके लीडरशिप फनल प्रोग्राम में उनको इनवाइट करें। यही आपका मकसद होना चाहिए, क्योंकि कस्टमर को वैल्यू कहां से मिलने वाली है? डॉक्टर बिंद्रा के संगत में मिलने वाली है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। यही बात आपको ध्यान रखनी है। कस्टमर की प्रॉब्लम को पहचानिए, सवाल पूछिए और वैल्यू क्रिएट कीजिए। इसी के साथ एक और खास बात मैं आपको बता दूं, विश्वजीत जी, कुछ लोगों का कहना था कि सर मैं ऑफिस के चलते रिटमिस अटेंड नहीं कर पा रहा हूं, तो मेरे लिए कुछ सोल्यूशन दीजिए। इसलिए हम आपके साथ में, उन लोगों के साथ में जिनको दिक्कत आ रही है, जो रिटमिस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए स्पेशली एक फॉर्म रोल आउट कर रहे हैं। आपके वन पर आ जाएगा। शाम को हम रिटमिस का रिपीट टेलीकास्ट करेंगे। जिसको अटेंड करने में दिक्कत आ रही है केवल वही इस फॉर्म पर आंसर कीजिएगा कि आप रिपीट टेलीकास्ट कब देखना चाहते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मकसद यही है, बिजनेस का बूस्टर वर्कशॉप में अपने कस्टमर्स को बुलाइए, उनको बढ़िया एक्सपीरियंस दीजिए और लीडरशिप फनल प्रोग्राम पिच कीजिए। राइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल वक्त हो चला है आपके लर्निंग को टेस्ट करने का। सी यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो।